स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब में। आज अपनी स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और ये जो चैप्टर है आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज का लेक्चर अपनी स्टार्ट करेंगे अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर से। अगर अभी आप नए हो इस वाले चैनल पर तो इस वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर से। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अधिशोषण और अवशोषण दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें अधिशोषण की, तो अधिशोषण में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ की केवल और केवल सतह पर क्या होता है, सांद्रित होता है। जैसे ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ये मेरे पास क्या है, चारकोल है। ये वाला एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, चारकोल है। और चारकोल की एक विशेषता होती है कि ये क्या करता है, जो गैस के अणु है उनको क्या करता है, केवल और केवल सतह पर क्या करता है, सांद्रित करता है। तो यहाँ से ये देखिए, जो मैं रेड कलर से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, तो ये जो रेड कलर के अंदर मैंने मेंशन किया, ये वाले क्या है, गैस के अणु है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो चारकोल है, इन गैस के अणु को केवल और केवल चारकोल अपनी सतह पर क्या कर रहा है, सांद्रित कर रहा है। तो ये वाला फिनोमिना कौन सा होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण का मतलब भी क्या होता है, अधिशोषक के कण अधिशोषक की सतह पर सांद्रित हो जाते हैं। और इस वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हो, अधिशोषण बोलते हो। जिसकी सतह पर अधिशोषित हो रही है वो तो हो गया अधिशोषक, और जिसके अणु अधिशोषित हो रही है वो क्या हो जाएगा, अधिशोष्य हो जाएगा। दूसरा वाला जैसे आपने बात की अभी किसकी, अवशोषण की। तो अवशोषण में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के अंदर, मतलब सतह के साथ साथ पदार्थ के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इन दोनों के अंदर क्या मुख्य रूप से क्या विभेद है। अधिशोषण, अभी मैंने बताया अधिशोषण में क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया, अधिशोषक, और कोई पदार्थ का मतलब क्या हो गया, अधिशोष्य। तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ की सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है या सांद्रित होता है। ये इंपोर्टेंट है, मतलब अधिशोषण है कैसी प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है। बात करते हो आप अवशोषण की, तो अवशोषण कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित रहता है। मतलब यहां पर क्या होगा, सतह के साथ साथ जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ की सतह के साथ साथ उस वाले पदार्थ के अंदर भी एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसका आप एक उदाहरण समझ सकते हो। जैसे आपके पास चौक है और उस वाली चौक को आपको क्या करना है, पानी के अंदर डाल देना है। तो जैसे अब आप चौक को वापिस से पानी से बाहर निकालोगे ना, तो चौक की जो सतह के साथ साथ जो पानी है वो चौक के अंदर तक चला गया है। मतलब जो पानी का जो वितरण है वो चौक में एक समान रूप से सतह के साथ साथ चौक के अंदर तक हो गया। तो ये वाली प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, अवशोषण। और केवल सतह के ऊपर एकत्रित होता है अधिशोष्य, तो वो कौन सी हो जाएगी, अधिशोषण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। पृष्ठीय प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल सतह पर संपन्न होती है। तो अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जो केवल और केवल सतह पर संपन्न होती है। लेकिन अवशोषण में क्या देख रहे हो आप, सतह के साथ साथ पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है, एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो मतलब ये कैसी प्रक्रिया है, स्थूल प्रक्रिया। स्थूल प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो भी पदार्थ है ना, उसके संपूर्ण शरीर में या उस वाले संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से अन्य पदार्थ का वितरण हो जाता है। तो ये वाला बल्क फिनोमिना या स्थूल प्रक्रिया है अवशोषण। जबकि अधिशोषण की ऐसी प्रक्रिया होती है, पृष्ठीय प्रक्रिया होती है, केवल और केवल सतह पर संपन्न होती है। अब अवशोषण में देखिए, ये एक स्थूल प्रक्रिया है क्योंकि ये समस्त पदार्थ में होती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि जैसे आप चौक को पानी के अंदर डुबोते हो या भिगोते हो, तो जो पानी है ना वो चौक की सतह के साथ साथ चौक के अंदर तक क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसी प्रक्रिया होगी, स्थूल प्रक्रिया है। तीसरा जो अंतर है अधिशोषण और अवशोषण में, ये रिवर्स करना है। ये वाला जो तीसरा वाला इस साइड मेंशन करना है और ये वाला आपको अंतर है इस साइड मेंशन करना है। क्योंकि ये सतही प्रक्रिया है तो प्रारंभ में तो क्या होगी,
तेजी के साथ संपन्न होगी, क्योंकि सतह क्या रहेगी, खाली रहेगी। जितनी सतह खाली रहेगी तो वहां पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो अधिशोषण के लिए आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषण प्रारंभ में तो क्या होता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहती है, मतलब क्या होता है, तेजी से होता है, परंतु रिक्त पृष्ठ कम होने से मंद होता जाता है। लेकिन समय के साथ साथ अगर अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो रहा है तो सतह में कमी आएगी, और सतह में कमी आएगी तो अधिशोषण में भी क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब अधिशोषण कैसा होता चला जाएगा, समय के साथ साथ मंद होता चला जाएगा। लेकिन आप बात करते हो अवशोषण की, तो अवशोषण में क्या होता है, ये एक समान गति से संपन्न होता है। मतलब यहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रारंभ में तो तेजी के साथ संपन्न होता है और अंत में क्या हो जाता है, इसकी जो गति है या क्या होती है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये थर्ड वाला आपको रिवर्स करना है, जो अधिशोषण की साइड लिख रखा है ना, वो तो अवशोषण की साइड आएगा, और जो अवशोषण की साइड लिख रखा है थर्ड वाला पॉइंट, ये आपको अधिशोषण की साइड लिखना है। अब उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है इनके। अधिशोषण का एक मुख्य उदाहरण है सिलिका जेल के द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। जलवाष्प को आप और क्या बोल सकते हो, नमी बोल सकते हो। ये जो मेंशन कर रखा है यहाँ पर जलवाष्प, तो आप इस वाली जलवाष्प को क्या बोल सकते हो, नमी बोल सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको वातावरण से नमी हटानी है ना, तो आप किसका यूज कर सकते हो, सिलिका का। और सिलिका की केवल और केवल सतह पर नमी का क्या होगा, अधिशोषण होगा। तो ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण का उदाहरण तो क्या हो गया, सिलिका जेल के द्वारा जलवाष्प या नमी का अधिशोषण। और दूसरा वाला उदाहरण इंपॉर्टेंट है अवशोषण का, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। मतलब दोनों के अंदर ही जल वाष्प है, वो भाग ले रही है, लेकिन एक में तो केवल और केवल सतह पर सांद्रित हो रही है। लेकिन जैसे आपने कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करोगे तो सतह के साथ साथ जो नमी है ना, वो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक क्या हो जाएगी, एक समान रूप से वितरित हो जाएगी। तो ये इंपोर्टेंट इनके उदाहरण है। तो यहां पर आकर पहला पॉइंट जो फिनिश होता है, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास है, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण। मतलब ऐसी कौन कौन सी क्रियाविधि है या प्रोसेस है जिनमें क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो एक देखो, इन वाले पॉइंटों को आसानी से समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना कि पहली बात तो ये जो चारकोल होता है ना, इसकी एक विशेषता होती है। और इस वाले चारकोल की विशेषता क्या होती है, ये कोई भी गैस हो तो गैसों का क्या करता है, ये अधिशोषण करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी चारकोल होता है, ये वाला चारकोल क्या करता है, गैसों का अधिशोषण करता है। चाहे से फिर वो आपके पास ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो या सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, चारकोल हमेशा क्या करेगा, गैसों का अधिशोषण करेगा। सेकंड वाली देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक पात्र है, जैसे ये मैंने क्या मान लिया, कंटेनर है, बंद कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, और इसके अंदर क्या उपस्थित है, ये कोई गैस की अणु है। जैसे मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि बंद पात्र के अंदर नाइट्रोजन गैस को मैंने भर रखा है, तो मतलब ये वाले अणु किसके, नाइट्रोजन गैस के। अब आपको ये पता है कि गैस के अणुओं की एक विशेषता होती है कि ये पात्र की दीवारों पर क्या आरोपित करती है, दाब। मतलब ये जो गैस की अणु है वो इस वाले बंद जो मैंने पात्र लिया है, इस वाले पात्र की दीवारों पर क्या आरोपित करेंगे, दाब आरोपित करती है। लेकिन अब देखना, जो सेकंड वाला जो डायग्राम में बना रहा हूं, वो वाला बड़ा ही इंपोर्टेंट डायग्राम अंडरस्टैंड होने के लिए। तो ये लीजिए, अब की बार भी मैंने क्या लिया है, कोई वापिस से कोई बंद निकाय या फिर बंद पात्र ले लिया है। और अब की बार मैंने क्या किया है, इस वाले बंद पात्र में किसको रख दिया, चारकोल को रख दिया। किसको पुट कर दिया अब की बार, चारकोल को। और आपको आसानी से पता है कि जो भी चारकोल होता है ना, उसकी एक विशेषता होती है, वो गैसों का क्या करता है, अधिशोषण। तो अब की बार क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर मेरे पास 9 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस के, तो इनमें से क्या होगा, ये वाली जो गैस है ना, गैस के अणु चारकोल की सतह पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। तो अब की बार जो गैस के अणु है ना, उनकी मुक्त रहने की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश जो गैस के अणु है वो चारकोल की सतह पर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। तो यहाँ पर तो देखिए, जो 9 मॉलिक्यूल थे, मतलब 9 अणु थे, वो पात्र की दीवार पर दाब आरोपित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने 6 अणु तो क्या कर दिए, चारकोल की सतह पर क्या कर दिए, अधिशोषित कर दिए। कितने अणु रहेंगे मेरे पास, केवल 3 रहेंगे। अगर मान लीजिए मैंने इस वाले पात्र को ए बोल दिया और इस वाले पात्र को बी बोल दिया, यहाँ पर जो गैस के अणु दाब आरोपित कर रही थी उसको P1 बोल दिया, और यहाँ पर जो गैस के अणु जो दाब आरोपित कर रहे हैं उसको क्या बोल दिया मैंने, P2 बोल दिया। तो अब आप ये बताइए कि ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर तो दाब का मान ज्यादा होगा, और जहां पर आपने चारकोल रख दिया बंद निकाय में, वहां पर दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर ए और बी का आप अगर कंपैरिजन करते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो P1 है ना, इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर देन आती है,
P2 से ग्रेटर देन आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो P2 वाले मतलब जो बी पात्र था ना, इसमें आपने क्या किया, चारकोल रखने से जो गैस के अणु है वो चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो गए, मुक्त गैस के अणुओं की संख्या घट गई, जिससे पात्र पर आरोपित दाब का मान भी घट जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी निकाय में चारकोल को रख देते हो तो जो गैसों का दाब है ना, उस वाली निकाय की सतह पर वो क्या हो जाता है, या पात्र की दीवार पर जो दाब है वो क्या होता है, घट जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एक नाम आपको ध्यान रखना है, जांतव चारकोल। चारकोल का ही प्रकार है, लेकिन अब की बार कौन सा चारकोल है, जांतव चारकोल। जांतव चारकोल बोल सकते हो आप इसको, जंतु चारकोल बोल सकते हो, अथवा क्या बोल सकते हो आप इसको, एनिमल चारकोल बोल सकते हो। इसको ये काम आता है कि जांतव चारकोल है ना, किसी भी विलयन को क्या कर देता है, रंगहीन बना देता है। मतलब जो भी विलयन के अंदर मान लीजिए कोई रंग उपस्थित है तो ये क्या करेगा, जो भी विलयन है ना उसको क्या बना देगा, रंगहीन बना देगा। तो जब भी आपको किसी भी विलयन को रंगहीन बनाना है तो आप किसका उपयोग करोगे, जांतव चारकोल को। और जांतव चारकोल क्या करता है, विलयन को रंगहीन बना देता है। मतलब जो रंग वाले जो पार्टिकल है, कण है, उनका अधिशोषण कर लेता है जांतव चारकोल। तीसरी बात अभी आपको ध्यान रखना है, एक अभी एग्जाम्पल पढ़ा था अपने अधिशोषण के अंदर, सिलिका। सिलिका का मीनिंग क्या होता है, SiO2 होता है। सिलिका का मीनिंग क्या होता है, SiO2। तो ये जो सिलिका जेल है ना, ये किसका अधिशोषण करती है, नमी का अधिशोषण करती है। किसका अधिशोषण करती है, ये वाली नमी का अधिशोषण। और सेकंड वाला एग्जांपल आप पढ़कर आए थे, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, नमी का अवशोषण करता था। तो बस यही कुछ प्रक्रियाएं है जिसके अंदर अधिशोषण की घटना संपन्न होती है। आइए देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली वाली अगर अपन घटना की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहली घटना क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों से भरे बंद पात्र में यदि चारकोल का चूर्ण डाल दिया जाता है तो गैस का दाब कम हो जाता है, क्योंकि गैस का कुछ भाग चारकोल की सतह के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। देखो यही वाली बात बोल रहा है कि कोई भी गैस का पात्र लीजिए, अगर आपने उसमें चूर्णित चारकोल डाल दिया तो चारकोल क्या करेगा, कुछ गैस के अणुओं का अधिशोषण कर लेगा। तो पात्र की दीवारों पर जो आरोपित होने वाला जो दाब है गैस के अणुओं के द्वारा, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो बस पहला वाला तो एप्लीकेशन ये हो गया, अधिशोषण की प्रक्रिया होगा। दूसरा वाला देखिए, कार्बनिक रंजक। ये ध्यान रखना, कार्बनिक रंजक है जो क्या करती है, रंग प्रदान करती है, उन्हीं को क्या बोलती है, रंजक बोलती है। और एक इसका उदाहरण ध्यान रखना, कार्बनिक रंजक कौन सी बात कर रहा है, मैथिलीन ब्लू की बात कर रहा है। मीनिंग ये कार्बनिक रंजक होता है मैथिलीन ब्लू। ब्लू के रंग को भी जांतव चारकोल द्वारा रंगहीन बनाया जा सकता है। अभी मैंने आपको पहले अंडरस्टैंड करवा दिया कि किसी भी विलयन है, चाहे से वो कार्बनिक रंजक हो, अदरवाइज कोई भी विलयन हो, अगर आपको उसके रंग को रंगहीन करना, मतलब विलयन को रंगहीन करना है, तो आप किसका यूज करोगे, हमेशा जांतव चारकोल का उपयोग करोगे, या फिर जंतु चारकोल बोल सकते हो, अदरवाइज एनिमल चारकोल बोल सकते हो। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यही इसने यही मेंशन किया है, कार्बनिक रंजक जैसे मैथिलीन ब्लू है, इसके रंग को भी किसके द्वारा, चारकोल, जांतव चारकोल के द्वारा क्या बनाया जा सकता है, रंगीन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वाला देखिए, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम अथवा निकल धातु के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है। ये अपने इसका यूज करते थे जब भी अपने एक शब्द आता था उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो आपको पता है कि उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में आप निकल का यूज कर सकते थे, प्लेटिनम का यूज कर सकते थे, अदरवाइज पैलेडियम का यूज कर सकते थे। तो ये तीनों की तीनों धातुएं कौन सी अवस्था में होती है, मुख्य रूप से ठोस अवस्था में होती है। मरकरी का एक अपवाद होता है, मरकरी किसमें होता है, द्रव अवस्था में। तो सामान्यतः जो धातुएं ठोस अवस्था में है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इनका क्या कर लेगी, अपनी सतह पर अधिशोषण कर लेगी। तो ये वाला एप्लीकेशन हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखिए, वायु से नमी हटाकर शुष्क करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिलिका जेल का। अभी मैंने बता दिया, अगर अधिशोषण के द्वारा आपको नमी को हटाना है तो आप उपयोग करते हो सिलिका जेल का। अगर अवशोषण के द्वारा आपको वातावरण की नमी को हटाना है तो आप यूज किसका करते हो, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का। बड़े इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों ही। नेक्स्ट वाला देखिए, शर्करा के विलयन को रंगीन, वापिस देखो विलयन को कैसा बनाना है, रंगीन। तो आप किसका उपयोग कर लोगे, जांतव चारकोल का या जंतु चारकोल का उपयोग कर लोगे। मतलब जो भी विलयन है ना, उसको आप फ्लो करवा दीजिए, उसको बहा दीजिए, कहां से, जानतव चारकोल या जंतु चारकोल से, तो वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। अब आगे एक शब्द आ रहा है, पहले विशोषण। विशोषण को समझने से पहले आपको शोषण को समझना पड़ेगा।
ये वाली भी शब्दावली है शोषण। तो आपको ये ध्यान रखना है, शोषण एक ऐसा प्रक्रम होता है या ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिशोषण के साथ साथ, मतलब क्या होता है, शोषण एक इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें अधिशोषण के साथ साथ क्या संपन्न होता है, अवशोषण भी होता है। मतलब अधिशोषण और अवशोषण अगर दोनों एक साथ संपन्न होते हैं ना, तो आप इसको क्या बोलते हो, शोषण बोलते हो। क्या बोलते हो, शोषण। परिभाषा क्या हो जाएगी शोषण की, शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। अब देखिए सेकंड वाला वर्ड कौन सा है, विशोषण। तो विशोषण जस्ट ऑपोजिट होता है किसके, अधिशोषण का। ये ध्यान रखना आपको। जैसे ये वाला शब्द लिख रहा हूं मैं, ये वाला कौन सा है, डिसोरप्शन है। कौन सा, विशोषण का मतलब क्या हो जाएगा, डिसोरप्शन। तो विशोषण के ये वाला जो विशोषण है ना, ये किसके जस्ट ऑपोजिट होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अधिशोषण के जस्ट ऑपोजिट होता है। मतलब जो अधिशोषण में होता है ना, उसका ठीक विपरीत किस में होता है, विशोषण में होता है। मतलब ये दोनों जो प्रोसेस है ना, आपस में कैसी होती है, विपरीत होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो अधिशोषण में क्या होता था, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर सांद्रित होना ही क्या कहलाता था, अधिशोषण। अब आज किसकी परिभाषा बोलोगे, विशोषण। तो इसकी जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, मतलब अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का हटना ही क्या कहला देगा, विशोषण कहला देगा। तो यहां पर देखिए विशोषण, किसी अधिशोषित पदार्थ के अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। सीधे शब्दों में आप इसको याद रख सकते हो कि अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य के हटने की प्रक्रिया को क्या कहते हो, विशोषण कहते हो। नेक्स्ट वाली परिभाषा है आपके पास अवशोषण। अवशोषण अभी अपन देख रहे हैं। अवशोषण में क्या होता था, किसी एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ में, एक पदार्थ के अंदर एक समान रूप से वितरित होना है क्या कहलाता था, अवशोषण कहलाता था। मतलब कोई एक पदार्थ है वो अन्य पदार्थ के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता था, वितरित हो जाता था। तो यहां पर अब देखिए अवशोषण की परिभाषा, इस प्रक्रम में एक पदार्थ वो कैसा हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, अदरवाइज कैसा हो सकता है, द्रव्य में प्रवेश करके उसमें एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। कुल मिलाकर आपको सिंपल से शब्दों में परिभाषा ध्यान रखनी है कि किसी एक पदार्थ का अन्य पदार्थ के अंदर एक समान रूप से वितरण होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो यहां तक अपने 2 पॉइंट कवर कर लिए। पहला वाला पॉइंट था अपने पास अधिशोषण और अवशोषण में अंतर का। दूसरा अपने कुछ परिभाषाएं देखी और साथ में ये देखा कि ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनमें अधिशोषण होता है। नेक्स्ट वाली आपके पास अब हेडिंग आती है अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता। मतलब किस प्रकार से अधिशोषण संपन्न होगा, उसके लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, स्वतः प्रक्रम होगा या असवतः परिवर्तित होगा या फिर साम्य अवस्था में होगा। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डील करेंगे। तो देखिए सबसे हम नेक्स्ट वाली हेडिंग कौन सी है, अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता। तो जब भी ये वाला नाम आता है ना उष्मागतिकीय, तो आपको वहां पर ये वाला शब्द हमेशा ध्यान रखना, एक समीकरण होती है जिसको आप बोलते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। कौन सी समीकरण, जब भी उष्मागतिकी का नाम आएगा तो तब आपको ये वाली समीकरण काम में लेनी पड़ेगी। और इस समीकरण का नाम क्या होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या समीकरण इसका, तो ये वाली समीकरण होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाली समीकरण बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी समीकरण को आप क्या बोलते हो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण बोलते हो। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेल्टा एच का मतलब तो होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, मतलब ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है। टी का मतलब होता है यहाँ पर तापमान से। डेल्टा एस का मतलब होता है यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन। और डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। वापिस रिपीट कर देता हूं, इस वाली समीकरण में डेल्टा जी का क्या मतलब है, तो डेल्टा जी का मतलब है गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा एच का क्या मतलब है, एंथैल्पी में परिवर्तन। टी का मीनिंग क्या हो जाएगा, तापमान। और डेल्टा एस का मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में परिवर्तन। अब ये आपको 3 बिंदु ध्यान रखने हैं कि कोई भी प्रक्रम हो, अगर आप उसका उष्मागतिकीय क्या कर रही हो, एक्सप्लेनेशन कर रही हो, तो वहां पर आपको ये 3 कंडीशन मिलेगी। डेल्टा जी का मान 0 हो सकता है, या डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज डेल्टा जी का मान
पॉजिटिव हो सकता है। और अभी मैंने बता दिया डेल्टा जी का मतलब भी क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये वाली जो सूचना है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये आपको ये सूचना प्रदान करती है कि कोई भी प्रक्रम है, अगर आपको उसको प्रोसेस करवाना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी या वहां से ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अदरवाइज वो साम्य अवस्था में रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मतलब क्या हो गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जब भी डेल्टा जी का मान अगर शून्य हो तो वो वाला जो निकाय किसमें रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। सेकंड वाला पॉइंट, अगर डेल्टा जी का मान कैसा हो, नेगेटिव, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान नेगेटिव में आता है तो वो वाला प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की कंडीशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिक स्वतः क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। थर्ड वाली कंडीशन, अगर मान लीजिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, आपकी बार गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, धनात्मक है, तो ये वाला प्रक्रम हमेशा क्या होगा, अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। मतलब इस प्रक्रम को आपको प्रोसीड करने के लिए तापमान या फिर अन्य जो परिस्थिति है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाला प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। अब नेक्स्ट वाली बात ध्यान रखिए आप, एंट्रोपी, एंट्रोपी से कैसे रिलेट करना है, अगर मान लीजिए कोई भी निकाय या सिस्टम, अगर उसमें जितनी ज्यादा अव्यवस्था होती है तो उसकी एंट्रोपी उतनी क्या होती है, अधिक होती है। और जितनी एंट्रोपी अधिक होगी ना, मतलब डेल्टा एस, एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एंट्रोपी के लिए। एंट्रोपी का आपको सीधा सा मतलब ये ध्यान रखना है कि कोई भी निकाय या कोई भी सिस्टम, उसमें जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी, डिस्टरबेंस होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। और जितनी एंट्रोपी ज्यादा होगी तो मतलब डेल्टा एस का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां से देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे अधिशोषण के अंदर, तो यहां पर पहले देखिए कितने अणु लिए थे मैंने, बंद पात्र में 9 अणु थे मेरे पास नाइट्रोजन गैस के। लेकिन जैसे ही मैंने चारकोल रखा तो मैंने ये कंसीडर कर लिया कि 6 अणु तो क्या हो गए, इस वाली चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो गए। तो पहले तो ये जो 9 अणु थे ना, वो इस वाली पात्र की दीवार पर क्या आरोपित कर रहे थे, दाब कर रहे थे। और ये मुक्त ऊर्जा के, मुक्त गैस के अणु थे, मतलब पात्र की सभी पात्र की दीवारों पर क्या कर रहे थे, दाब आरोपित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने चारकोल रखा, चारकोल रखने से गैस के अणु इस वाले चारकोल की सतह पर आकर एकत्रित हो गए, सांद्रित हो गए। कौन सा प्रक्रम हो गया, यहाँ पर अधिशोषण हो गया। तो एक बात बताइए कि अव्यवस्था कहां पर ज्यादा है, तो यहाँ पर तो अव्यवस्था ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर 9 अणु है। और यहाँ पर कितने अणु बचे हैं, केवल 3 ही अणु है जो पात्र की दीवार पर दाब आरोपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अव्यवस्था ज्यादा थी। लेकिन जैसे अधिशोषण हुआ ना, तो यहाँ पर क्या होगी, अव्यवस्था क्या होगी, कम होगी। व्यवस्था बन रही है कैसे, चारकोल की सतह पर गैस के अणु आकर क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। मतलब इस वाले सिस्टम में अरेंजमेंट अच्छा हो रहा है, मतलब व्यवस्था है। और इस वाले सिस्टम में कोई व्यवस्था नहीं है। ये 9 के 9 अणु है, वो किसी भी दिशा में जाकर पात्र की दीवार पर क्या आरोपित कर सकते हैं, दाब आरोपित कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या सीखना है कि जब भी अधिशोषण का प्रक्रम होता है ना, तो एंट्रोपी में क्या होती है, कमी होती है। मतलब जो भी अव्यवस्था है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर अधिशोषण का प्रक्रम होगा तो अव्यवस्था में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब भी अव्यवस्था में कमी आएगी तो मतलब एंट्रोपी घटेगी। और एंट्रोपी घटेगी तो इसका मतलब क्या होगा, अधिशोषण के लिए डेल्टा एस का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ना, ये हमेशा कैसी होती है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। मतलब हमेशा ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है ना, इसको आप क्या बोलते हो, मोलर अधिशोषण उष्मा बोलते हो। क्या बोलते हो, मोलर अधिशोषण उष्मा बोलते हो। मतलब यहां से क्या है इसका कहने का मीनिंग, जैसे ये मान लीजिए चारकोल है और चारकोल की सतह पर ये लीजिए मैंने बहुत सारे गैस के अणु बना दिए। और इन गैस के अणुओं में से ये वाली गैस के अणु इस वाले चारकोल की सतह पर आकर क्या होगी, एकत्रित होगी। तो जब ये गैस के अणु इस वाले चारकोल की सतह पर आकर एकत्रित होगी तो कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, अधिशोषण। और इस प्रक्रम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। मतलब यहां से एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब ये वाला प्रक्रम के लिए अब उष्मा मुक्त हो रही है। मतलब प्रक्रम कौन सा है, उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी के लिए आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कोई भी ऐसा प्रक्रम जिसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो प्रक्रम कौन सा होता है, उष्माशोषी होता है। तो यहां से आप 2 बातें सीख गए उष्मागतिकी की संभावना बताने के लिए। पहली बात तो ये सीखिए कि जब भी अधिशोषण होगा तो वहां पर उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। मतलब कैसा प्रक्रम है,
उष्माक्षेपी मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात ये सीखी है कि जब भी अधिशोषण होगा तो ये एंट्रोपी में क्या आती है, कमी, और एंट्रोपी में कमी आ रही है तो मतलब डेल्टा एच का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए इन्हीं वाले पॉइंट को अपन रिलेट करते हैं। अधिशोषण प्रक्रम में 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषक पृष्ठ पर अधिशोषित होने पर मुक्त उष्मा की मात्रा को मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अधिशोष्य है ना उसकी कितनी मात्रा लेनी है, उसका 1 मोल लेना है और उसको क्या करना है, अधिशोषक के पृष्ठ पर क्या करना है, अधिशोषित होने देना है। और इस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है ना या मुक्त उष्मा होती है उसी को आप क्या बोलते हो, मोलर अधिशोषण उष्मा या मोलर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हो। मतलब 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने पर मुक्त होने वाली उष्मा को क्या बोलोगे, मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिशोषण के लिए, स्टार से मेंशन करना है। अधिशोषण सदैव, कोई इसका अपवाद नहीं है, अधिशोषण सदैव एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मतलब जब जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर एकत्रित होगा हमेशा क्या होती है, उष्मा मुक्त होती है। मतलब कैसा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी। और मैंने बताया कि जब भी उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो उसके लिए डेल्टा एच का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तीसरा वाला पॉइंट देखिए, जब कोई गैस अधिशोषित होती है तो अणुओं का संचलन कम हो जाता है। मतलब जो अणुओं की गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अणुओं की गति कम हो रही है तो कॉमन सेंस की बात है क्या कि वहां पर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में कमी हो रही है, और एंट्रोपी में कमी होती है तो मतलब डेल्टा एच का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए आप इसको इस वाले उदाहरण से समझ सकते हो आसानी से। जैसे इस वाले बंद पात्र में पहले कोई भी चारकोल नहीं था तो यहाँ पर 9 गैस के अणु क्या कर रहे थे, संचलन कर रहे थे, गति कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने बंद पात्र में चारकोल रख दिया तो यहाँ पर 6 गैस के अणु तो आकर इसकी सतह पर क्या होगी, अधिशोषित होगी। तो अब की बार कितने अणु केवल संचलन कर रहे हैं, 3। तो यही तो बता रही हूँ कि जब भी अधिशोषण होगा ना तो उस वाली शर्त में जो गैस के अणुओं का संचलन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और गैस के अणुओं का संचलन कम होता है तो मतलब एंट्रोपी में कमी आती है, और एंट्रोपी में कमी का मतलब अभी मैंने बता दिया डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डेल्टा एच का मान भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि अगर ये वाला सिस्टम चल रहा है तो आप बोल सकते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से क्या बोल सकते हो, क्या समीकरण है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो सामान्य ताप पर अगर आप बात करोगे, मतलब ये वाला टी आपने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। सामान्य तापमान पर अगर आप बात करोगे तो अधिशोषण के लिए हमेशा डेल्टा एच का जो मान है ना वो किससे ज्यादा होता है, टी डेल्टा एच से। कीप इट इन माइंड, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सामान्य ताप पर आप बात करोगे तो डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एच से क्या होता है, अधिक होता है। और जब भी आप देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर यहां पर देखेंगे कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी, तो डेल्टा एच का मान कैसा है, नेगेटिव है। और अधिशोषण में एंट्रोपी में क्या आ रही है, कमी, तो मतलब डेल्टा एच का मान कैसा होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब टी डेल्टा एच की वैल्यू तो किसमें है, प्लस में, और डेल्टा एच की वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। और आपने ये बोल दिया कि सामान्य तापमान पर अधिशोषण के लिए सदैव डेल्टा एच का मान किससे ज्यादा होगा, टी डेल्टा एच से। मतलब डेल्टा एच का मान ज्यादा है टी डेल्टा एच से, मतलब टी डेल्टा एच तो कैसा था, पॉजिटिव, और डेल्टा एच कैसा था, नेगेटिव। तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यही बोल रहा है कि सामान्य ताप पर डेल्टा एच का मान ज्यादा होता है टी डेल्टा एच से। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो डेल्टा जी का मान कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक होता है। और जब भी डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आ गया मतलब ये कैसा प्रक्रम होगा, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। यही इसने मेंशन किया है, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आने से कैसा प्रक्रम हो गया, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अधिशोषण है ना कैसा प्रक्रम होता है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। नेक्स्ट वाला अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बता रहा है कि अधिशोषण है वो कितने प्रकार का होता है। और लास्ट के 3 से 4 साल में हर साल यहाँ से सवाल आता है, या तो 1 नंबर में अदरवाइज 2 नंबर के अंदर डायरेक्ट पूछता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब 3 से 4 अंतर तो आपको कम से कम यहाँ पर आने चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये सीखना है कि जो अधिशोषण है ना वो 2 प्रकार का होता है। पहला वाला तो होता है भौतिक अधिशोषण, और दूसरा वाला क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण। रिपीट कर रहा हूं मैं वापिस से, अगर आपसे ये पूछे कि अधिशोषण है वो कितने प्रकार का, तो अधिशोषण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का।
पहला वाला तो भौतिक अधिशोषण हो गया और दूसरा वाला रासायनिक अधिशोषण। अब देखो इस वाले में जितने भी अंतर लिख रखे हैं ना, टोटल अंतर आपको इजीली याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे तो यहाँ पर देखिए, ये लीजिए अधिशोषण आपने दो प्रकार का बोल दिया, एक तो बोल दिया भौतिक अधिशोषण और दूसरा वाला कौन सा बोल दिया आपने, रासायनिक अधिशोषण। पहला वाला भौतिक अधिशोषण हो गया और दूसरा वाला कौन सा हो गया, रासायनिक अधिशोषण। अब देखो अगर आपको एक अंतर याद हो जाता तो आप टोटल अंतर है वो इजीली याद कर लोगे। ये देखिए भौतिक के अंदर, भौतिक अधिशोषण में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो अधिशोषे और अधिशोषक के मध्य किस प्रकार के बंध का निर्माण होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी बात आती है ना किसकी, भौतिक वाले की, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर दुर्बल बंध का निर्माण होता है। और वो वाला दुर्बल बंध कौन सा होता है, वांडरवाल आकर्षण बल होता है। ये ध्यान रखना आपको, मतलब जब जब भौतिक अधिशोषण होगा तब तब अधिशोषे और अधिशोषक की सतह के मध्य जो बंध बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, वांडरवाल आकर्षण बंध बनता है। मतलब वांडरवाल जो बल है ना वो कैसा बल होता है, दुर्बल बल होता है। ये ध्यान रखना कैसा बल होता है, ये वाला दुर्बल। लेकिन यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण में आपको ध्यान रखना है कि जो भी अधिशोषी और अधिशोषक की सतह के मध्य किसका निर्माण होगा, रासायनिक बंध का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर अधिशोषी और अधिशोषक की सतह के मध्य दुर्बल बंध का निर्माण नहीं होता है, किसका निर्माण होता है, रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध क्या होते हैं, प्रबल बंध होते हैं। कैसे बंध होते हैं, प्रबल बंध होते हैं। अब यहां से देखो आप कितने अंतर मेंशन कर सकते हो। अगर यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है, दुर्बल बंध बन रहा है, तो भौतिक वाला कैसा प्रक्रम हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेसिफिक टाइप का बंध बन जाएगा। तो रासायनिक जो अवशोषण अधिशोषण है वो तो कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। और ये वाला भौतिक वाला कैसा हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। यहाँ पर दुर्बल प्रकार का बंध बन रहा है तो ये क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी गैस है ना वो चारकोल की सतह पर क्या हो सकती है, अधिशोषित हो सकती है। और चारकोल की सतह पर गैस का अधिशोषण होना किसका उदाहरण होता है, भौतिक का ही उदाहरण होता है। तो इसकी क्या होती है कि विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है। मतलब जो भी भौतिक अधिशोषण है वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट प्रकृति की होती है। क्योंकि यहाँ पर कैसा बंध बनता है, भौतिक के अंदर दुर्बल बंध का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक में प्रबल बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, भौतिक अधिशोषण है पहले से दुर्बल प्रकार का है। मतलब यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे तापमान बढ़ाओगे ना तो जो अधिशोषण है उसमें क्या आती है, कमी आती है। अगर तापमान बढ़ाते हो तो अधिशोषण की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि जैसे आपने तापमान बढ़ाया, भौतिक अधिशोषण की बात चल रही है, मतलब बंध कैसा है, दुर्बल बंध कौन सा, वांडरवाल है। तापमान बढ़ाएंगे तो गैस के अणु है वो दूर दूर चले जाएंगे, तो अधिशोषित नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की दर घट जाती है भौतिक में। लेकिन यहाँ पर तो किसका निर्माण हो रहा है, रासायनिक बंध का निर्माण हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक बंध के निर्माण के लिए आपको पहले पुराने बंध तोड़ने पड़ेंगे और नए बंध का निर्माण करना पड़ेगा। मतलब अधिशोषी और अधिशोषक की सतह के मध्य तो आपको नए बंध का निर्माण करना पड़ेगा और अधिशोषी के पुराने बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि रासायनिक अधिशोषण में अगर आप तापमान बढ़ाते हो ना तो तापमान बढ़ाने से जो अधिशोषण की जो दर है या अधिशोषण की जो मात्रा है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के पुराने बंध को तोड़ने के नए बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंध ही कैसा है, दुर्बल है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही हो, रासायनिक के अंदर आप पुराने बंध तोड़कर नए बंध बना रहे हो, तो मतलब इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब सक्रियण ऊर्जा की रासायनिक अधिशोषण में क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। लास्ट वाला अंतर देख लीजिए, मोलर अधिशोषण उष्मा बोलकर आए थे आप अभी। उसका मतलब क्या था कि एक मोल अधिशोषे का अधिशोषक की सतह पर एकत्रित होने पर मुक्त होने वाली उष्मा को क्या बोला था आपने, मोलर अधिशोषण उष्मा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भौतिक के लिए दुर्बल बंध का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर जो मोलर अधिशोषण उष्मा, कौन सी उष्मा की बात कर रहा हूं मैं, मोलर अधिशोषण उष्मा। तो जो मोलर अधिशोषण उष्मा है ना, इसका मान तो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। लेकिन जब बात करोगे आप रासायनिक अधिशोषण में, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा या फिर हाई हो जाएगा। कितनी वैल्यू होती है, ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको मोलर अधिशोषण उष्मा की। भौतिक के लिए होती है 20 से 40 यूनिट जरूर लिखनी है।
किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन रासायनिक के लिए अधिक होती है, और अधिक कितनी होती है 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये अंतर आपको कॉमन सेंस से आनी चाहिए। बस ये पहला वाला ध्यान रख लेना, आप तो वांडरवाल बनता है भौतिक में, और रासायनिक में क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। वांडरवाल बंध बन गया, दुर्बल है तो ये उत्क्रमणीय हो जाएगा, कोई विशेष प्रकृति नहीं होगी, तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण घट जाएगा, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं, और मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान निम्न होगा, कितना होगा 20 से 40 होगा। रासायनिक के अंदर रासायनिक बंध बन रहा है तो मतलब कैसा हो जाएगा, ये वाला प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, विशिष्ट प्रकृति का होता है। तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा, तापमान बढ़ा रहे हो मतलब सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता है, और यहाँ पर मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान क्या होता है, अधिक होता है, कितना होता है 80 से 240 होता है। अब आप इजीली यहाँ से डिस्कस कर सकते हो, जितने भी अंतर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला अंतर, अधिशोषे एवं अधिशोषक के मध्य वांडरवाल बंध का निर्माण होता है भौतिक में, और रासायनिक में किसका निर्माण होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। दूसरा अंतर देखिए, वांडरवाल बल के कारण इसकी कौन सी प्रकृति नहीं होती है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है भौतिक अधिशोषण, लेकिन जो भी आपका रासायनिक बंध के कारण है, जो रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट होती है। तीसरा अंतर देखिए, विशिष्ट प्रकृति का नहीं तो प्रक्रम कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा, लेकिन रासायनिक वाला प्रक्रम कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। मोलर अधिशोषण ऊष्मा भौतिक के लिए तो क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी या फिर अधिक हो जाएगी। वैल्यू ध्यान रखनी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है भौतिक के लिए, और 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है रासायनिक के लिए। और यहाँ पर यह पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण अधिक होता है। अभी अपन तापमान का प्रभाव देखेंगे, वहां पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी गैसें जिनका द्रवित आसानी से हो जाता है, मतलब गैसें द्रव अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाती है, उनका क्या होता है, अधिशोषण भी अधिक होता है। यहाँ पर क्या बोलना है, गैसें जो रासायनिक यौगिकों का अधिशोषक के साथ निर्माण करे उनका क्या होता है, अधिशोषण होता है। मतलब जो भी गैस अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध का निर्माण करेगा उनका अधिशोषण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण में देखिए, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर क्या होती है, घट जाती है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक बंध का निर्माण होगा, पुराने बंध तोड़ने पड़ेंगे, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भौतिक के अंदर तो कौन सी परत बनती है, बहुआण्विक परत बनती है, जबकि रासायनिक के अंदर कौन सी परत बनती है, एक आणविक परत बनती है। मतलब केवल एक ही परत बनती है, एक से ज्यादा परत नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि सतह पर जो अधिशोषी आ गया ना, उनके मध्य रासायनिक बंध का निर्माण हो गया, तो फिर सतह का जो संपर्क है ना दूसरी वाली लेयर वाली या दूसरी वाली परत के साथ नहीं रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अंतर होता है कि भौतिक वाला तो बहुआण्विक होता है क्योंकि विशिष्ट प्रकृति नहीं होती इसकी, लेकिन रासायनिक वाला है ना केवल एक आणविक परत का ही निर्माण कर पाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। ये ध्यान रखना है। लास्ट वाला देखिएगा, वांडरवाल बंध के कारण सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइप का रासायनिक बंध का निर्माण नहीं हो रहा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए देखिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, आपको सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 साल में लगातार क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर का स्पष्ट करने का। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला अपन पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जो अधिशोषण की दर को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला कारक है अधिशोष्य की प्रकृति। मतलब जो भी अधिशोष्य है वो किस प्रकार की प्रकृति का होना चाहिए, तब जाकर उसका अधिशोषण अधिशोषक की सतह पर अधिक होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में मेंशन किया है यहाँ पर अधिशोषण। अधिशोषण कब ज्यादा होगा, द्रवित होने वाली गैसें है उनका अधिशोषण है वो स्थायी गैसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ये वाला पॉइंट है सबसे पहले गोल्डन पॉइंट है। अधिशोषण है कौन सी गैसों का ज्यादा होता है, ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित होती है ना, मतलब आसानी से गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उन गैसों का अधिशोषण स्थायी गैसों की तुलना में अधिक होता है। अब उदाहरण ध्यान रख लेना, स्थायी गैसों का मतलब कौन सा हो गया, H2, N2 और O2, मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कौन सी है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो अधिशोषण है कौन सी गैसों का अधिक होगा, उन गैसों का अधिक होगा जो आसानी से क्या होती है, द्रवित होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, गैसों का द्रवीकरण। अब ये आपने बोल दिया कि अधिशोषण उन गैस का अधिक होगा जो आसानी से क्या हो सकती है, द्रव अवस्था में आ सकती है।
और आसानी से द्रवावस्था में आने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, गैसों का द्रवीकरण समानुपाती होता है क्रांतिक ताप के। मतलब कोई भी गैस का क्रांतिक ताप का मान जितना अधिक होगा ना, वो गैस आसानी से क्या होगा, द्रवीकरण होगा। और अगर वो गैस आसानी से द्रवीकृत हो रही है तो उनका आसानी से क्या होगा, अधिशोषण होगा। अब क्रांतिक ताप का मतलब क्या है, क्रांतिक ताप वह न्यूनतम तापमान होता है जिससे अधिक ताप पर गैस है उसको आप द्रवीकरण नहीं कर सकते। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि क्रांतिक ताप का मतलब क्या है। क्रांतिक ताप का मतलब ये है कि वह न्यूनतम तापमान होता है जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसी को क्या बोलते हो आप, क्रांतिक ताप बोलते हो। सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना, जितना ज्यादा क्रांतिक ताप होगा उतना ही आसानी से गैस है वो गैस अवस्था से द्रवावस्था में आएगी और उतनी ही आसानी से वो क्या हो जाएगी, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। तो ये एक क्रम है, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना, अधिशोषण का क्रम। ये आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, इस टाइप का 4 गैसें दे देगा एग्जामिनर और बोल देगा निम्न गैसों को उनके अधिशोषण की मात्रा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अधिशोषण कौन सी गैस का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, उसके बाद में अमोनिया गैस है, उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर मीथेन गैस है मतलब CH4 है, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसके बाद में नाइट्रोजन गैस है और उसके बाद में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका अधिशोषण सर्वाधिक हो रहा है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और हाइड्रोजन गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो पहला वाला कारक देखा आपने अधिशोष्य की प्रकृति। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो वो वाली गैसें आसानी से अधिशोषित होती है जो आसानी से क्या हो जाए, द्रवित हो जाए। तो स्थायी गैसों का तो कम अधिशोषण होता है और द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण अधिक होता है। दूसरा बात क्या है, ये ध्यान रखना है कि गैसों का द्रवीकरण कब आसानी से होगा, जब उनका क्रांतिक ताप का मान अधिक होगा। और क्रांतिक ताप का मतलब क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिससे अधिक तापमान पर गैस को द्रवावस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हो, क्रांतिक ताप बोलते हो। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप का मान सर्वाधिक होता है तो इसका अधिशोषण भी अधिक होगा, और हाइड्रोजन के लिए क्रांतिक ताप का मान न्यूनतम होता है तो इसका अधिशोषण भी न्यूनतम होगा। ये वाली टेबल आपको याद करने की, सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में मीथेन गैस, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन गैस और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस। दूसरा वाला कारक देखिए, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो अधिशोषण है ना वो समानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। मतलब कोई भी अधिशोषण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। मतलब जिस भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान जितना ज्यादा होगा ना, अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है, सतही प्रक्रम होता है। मतलब सतह पर यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है, सतह पर। तो जितनी ज्यादा सतह मिलेगी, मतलब जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अधिशोषण होगा। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ आपके पास एक तो ठोस अवस्था में मतलब कठोर है, और मान लीजिए आपने उसी पदार्थ को इसमें परिवर्तित कर लिया, चूर्णित अवस्था या पाउडर के अंदर आपने उसको क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखना है पाउडर फॉर्म या चूर्णित अवस्था का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो किसकी तुलना में ज्यादा होगा, ठोस या कठोर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मतलब अधिशोषण किस पर ज्यादा होगा, पाउडर या चूर्णित अवस्था पर ज्यादा होगा ठोस और कठोर की तुलना में। तो ये देखिए दूसरा वाला अधिशोषण है वो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, समरंध्र तथा चूर्णित अवस्था में जो अधिशोषण है ना कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थ की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। समरंध्र तथा चूर्णित अवस्था में ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका अधिशोषण अधिक हो रहा है, तो समरंध्र अथवा चूर्णित अवस्था में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती होता है अधिशोषण के। मतलब जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, अधिशोषण होता है। ये वाला क्रम आपको ध्यान रखना कि जो अधिशोषण की जो कैपेसिटी है ना, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, वो पैलेडियम की सबसे ज्यादा होती है, फिर प्लेटिनियम की, फिर गोल्ड की और फिर निकल की। तो ये आपको 4 धातु, ये इन चारों धातुओं का क्रम पूछ सकता है कोलाइडी अवस्था में, चूर्णित अवस्था में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो अधिशोषण की कैपेसिटी है ना 4 धातुओं में से, उसमें पैलेडियम की सबसे ज्यादा होती है अधिशोषण की कैपेसिटी, उसके बाद में प्लेटिनम आता है, फिर गोल्ड आता है और उसके बाद में निकल आता है। तीसरा प्रभाव देखेंगे अपन दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव तो देखो क्या बोलोगे, अगर आप दाब बढ़ाते हो
तो अधिशोषण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी, ये वाला पूरा सिस्टम आपको कहां पर चलाना है, स्थिर ताप पर, मतलब तापमान को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, मतलब नियत ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहां से कि इंपोर्टेंट आता है अधिशोषण समतापी, बहुत बार यहां से सवाल आ रखा है अधिशोषण समतापी का, तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहां से 3 समीकरण बनती है अलग अलग कंडीशन पर, जब दाब निम्न हो, जब दाब अधिक हो और जब दाब मध्यवर्ती हो। तो सबसे पहले तो परिभाषा देखिए आप, अधिशोषण समतापी है, इसको किस टाइप से आपको परिभाषित करना है। तो देखिए पहली बात तो आपने दाब का प्रभाव में ये बोल दिया था कि आपको स्थिर क्या रखना है, ताप स्थिर रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, एक निश्चित तापमान पर, मतलब आपने तापमान को क्या कर दिया, नियत कर दिया। एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा का मतलब क्या होता है, x/m होता है, ये ध्यान रखेंगे। अधिशोषित गैस का मात्रा का मतलब भी क्या, x/m होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। x/m का मतलब क्या होता है, अधिशोषित गैस की मात्रा होती है। और जहां पर x है ना, तो आपको ये ध्यान रखना x का मतलब क्या है, और साथ में जो m है इसका मीनिंग क्या है। ये देखिए दोनों अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषित गैस की मात्रा है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, अधिशोषण की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हो आप x/m से। तो ये आपको ध्यान रखना, x/m है ना, इसका मतलब क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो x है ना, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिशोषे की मात्रा, अधिशोषे की मात्रा, मतलब जो भी गैस है उसकी कितनी मात्रा में अधिशोषक की सतह पर वो आकर सांद्रित, तो ये तो अधिशोषक की मात्रा तो क्या कहलाती है, x, और ये जो m है ना, ये कहलाता है अधिशोषक का द्रव्यमान। ये ध्यान रखना आपको, m का मतलब क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। ये दोनों शब्द इंपोर्टेंट है, मतलब जो भी अधिशोषण की मात्रा आप उसको तो किससे प्रदर्शित करोगे, अधिशोषण की मात्रा को x/m से। x का मतलब क्या होता है, अधिशोषित की मात्रा है, और m का मतलब क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर ये वाला जो बोल रहा है ना दाब के संबंध में कि दाब का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है अधिशोषण पर, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो तापमान कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो ये देखिए एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा या अधिशोषण की मात्रा साम्यावस्था पर दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। इस संबंध को गणितीय व्यंजक अथवा आलेखी वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है, अधिशोषण समतापी में, समतापी आ रहा है तो मतलब ताप तो क्या रखना है, निश्चित रखना है, और साथ में किस किस के मध्य संबंध बताना है, साम्य अवस्था के ऊपर संबंध बताना है। अधिशोषण की मात्रा x/m का मतलब क्या हो गया, अधिशोषण की मात्रा, और इसका संबंध किसके साथ बताना है, दाब के साथ बताना है, P के साथ। परिभाषा को सरल बनाने के लिए क्या बोल सकते हो, निश्चित ताप पर या फिर नियत ताप पर अधिशोषण की मात्रा का दाब के साथ साम्य अवस्था में जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हो आप, अधिशोषण समतापी वक्र बोलते हो। वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं, परिभाषा कैसे बना लोगे, नियत ताप पर साम्य अवस्था पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या हो गया, x/m। तो नियत ताप पर साम्य अवस्था में अधिशोषण की मात्रा का दाब के साथ संबंध का जो वक्र बनता है उसी को कौन सा वक्र बोलते हो, अधिशोषण समतापी वक्र बोलते हो। अब यहां पर आपको 3 केस लेकर चलने, मतलब अधिशोषण की मात्रा x/m का संबंध किसके साथ देख रहे हो, दाब के साथ देख रहे हो, मतलब P के साथ देख रहे हो, प्रेशर के साथ। तो सबसे पहले 3 कंडीशन बनानी, एक तो निम्न दाब पर क्या होगा, दूसरा वाला मध्यवर्ती दाब पर क्या है, और तीसरा वाला उच्च दाब या फिर अधिक दाब पर क्या होगा। तो पहला देखिए निम्न दाब पर, तो निम्न दाब पर तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अधिशोषण की मात्रा है ना, अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या हो गया, x/m। तो निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा है वो समानुपाती होती है किसके, दाब के। मतलब जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडीशन इंपोर्टेंट है कि निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या हो गया, x/m। तो निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये बन गई समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला केस लिया आपने मध्यवर्ती दाब पर। अब की बार मान लीजिए दाब क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट दाब है, तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती दाब पर जो अधिशोषण की जो मात्रा है ना, अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या हो गया, x/m। तो मध्यवर्ती दाब पर अधिशोषण की मात्रा P की पावर या P की घात 1/n के समानुपाती होती है।
मतलब यहाँ पर दाब की समानुपाती तो है, लेकिन दाब की कितनी घात है, 1/n। तो ये बोलना है कि मध्यवर्ती दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के 1/n घात के समानुपाती होती है। तीसरे वाला केस यहाँ पर आता है अधिक दाब पर। अगर मान लीजिए आपने दाब बहुत ही ज्यादा कर दिया, उच्च दाब कर दिया या फिर अधिक दाब पर, तो वहां पर आपको ये बोलना है कि जो अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो प्रेशर है इसकी कितनी पावर की समानुपाती होती है, P0। और आपको ये ध्यान रखना कि किसी के भी ऊपर अगर पावर पर 0 आ जाती है ना, किसी भी की भी पावर, तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। उसका मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये मेंशन कर दिया आपको 2 की पावर 0, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 0, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे आपकी किसी के भी ऊपर अगर पावर 0 आ जाती है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर x/m, जब इसका पावर 0 तो कितना हो गया, 1। तो x/m मतलब जो अधिशोषण की मात्रा वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। 3 बातें इंपॉर्टेंट बोल दी मैंने। पहला वाला तो निम्न दाब पर क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा दाब की समानुपाती होती है। मध्यवर्ती दाब पर क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा दाब के 1/n घात के समानुपाती होती है। और अधिक दाब पर क्या हो जाएगा, अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कौन सा, मध्यवर्ती दाब वाला। तो मध्यवर्ती दाब वाला समीकरण क्या है, x/m समानुपाती p की पावर 1/n। जब आप ये समानुपाती वाला चिन्ह यहां से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। और अब आपको इसका क्या करना है, लोगेरिथम लेना है, मतलब लोग लेना है। तो यहाँ पर लोग कैसे बन जाएगा, log x/m इक्वल टू, अब देखो k और p किस में है, गुणा में है। तो गुणा को जब log में कन्वर्ट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, log k प्लस, और जो भी पावर होती है ना वो क्या आ जाती है, सामने आ जाती है, फ्रंट पर आ जाती है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1/n, और यहां पर क्या बन गया, log p बन गया। मतलब समीकरण 2 को आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। किस टाइप से मॉडिफाई किया वो भी आपको बता देता हूं। ये देखिए जैसे समीकरण कौन सी थी आपके, मध्यवर्ती दाब पर, मध्यवर्ती दाब पर तो ये थी कि x/m समानुपाती होता है p की पावर 1/n के। अब आप इस वाले समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो आपको एक नियंतांक लेना पड़ेगा। ये लीजिए क्या बन जाएगा, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। के यहाँ पर क्या है, नियंतांक है। अब इसका मैं क्या ले रहा हूं, लोगेरिथम। तो लोग लेने पर क्या बन जाएगा, log x/m, ये बन गया log x/m इक्वल टू k और p के से गुणा में, तो लोग लेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। क्या बन जाएगा, log k प्लस, अब देखो ये जो पावर है वो सामने आ जाएगी, मतलब क्या बन जाएगा, 1/n, और इसका क्या हो जाएगा, log p। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास मध्यवर्ती दाब पर। तो देखो ये वाली इक्वेशन लिखी है मैंने, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n, और क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से ग्राफ पूछ लेता, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अधिशोषण समतापी के अंदर नियत तापमान पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ आता है, वो ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो समीकरण नंबर 4 से ग्राफ बनाएंगे अपन। ये वाला है समीकरण नंबर, मैंने इसको कितना बोल दिया, 4 बोल दिया। ग्राफ किस के मध्य में, log x/m, तो ये देखिए log x/m, और ग्राफ है log p के मध्य, तो ये वाला कौन सा है, log p हो गया। तो log x/m और log p के मध्य आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना आता है आपको, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए ये आपके लिए क्या हो गया, y हो गया, तो ये वाला कौन सा हो गया, log p तो क्या हो गया, x हो गया। ये जो आएगा इसको मैं क्या बोल दूंगा, m बोल दूंगा, तो mx, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो मीनिंग c का मीनिंग तो ये क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ है ना, ओरिजिन या शून्य से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब इसका क्या होगा, अंतःखंड होगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ से m का मतलब क्या हो गया, स्लोप हो गया। ढाल, ढाल कितनी है, 1/n है। तो आइए ग्राफ अगर अपने यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो देखो log x/m, ये रहा log x/m। सेकंड वाले एक्सिस पर कौन सा ले लिया, log p, तो ये रहा log p। पहले बात तो ये देखिए कि यहाँ पर अंतःखंड उपस्थित है। अंतःखंड का मतलब क्या गया, log k, तो मतलब ग्राफ है वो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि कैसा अंतःखंड है, पॉजिटिव है। तो ये देखो ग्राफ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट या अंतःखंड हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, log k के। तो देखो यही मेंशन किया है मैंने, अंतःखंड किसके इक्वल हो गया, log k के। इसके बाद में देखिए ये वाला 1/n क्या हो जाएगा, ढाल। तो ये देखिए जो log x/m था, log p के क्या समानुपाती था। और साथ में देखो ढाल कितनी है, 1/n। तो ये वाली जो मैंने क्या मेंशन कर दी, यहाँ पर ढाल मेंशन कर दी, स्लोप किसके इक्वल है, 1/n के। तो पहला ग्राफ तो ये बन गया। दूसरा ग्राफ देखिए, अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या हो गया, x/m हो गया।
अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या हो गया x/m, और यहाँ पर p, और आपने नियत क्या ले रखा है ताप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये वाला जो आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ पर आपने तापमान को क्या माना है नियत, तो नियत क्या ले रखा है आपने तापमान ले रखा है। अब देखो सबसे पहले कंडीशन है ना ये निम्न दाब की, तो निम्न दाब पर क्या बोला था x/m समानुपाती p होता है। इस वाले समानुपाती को हटाओगे तो यहाँ पर एक नियंत्रक देना पड़ेगा k। तो देखो यही तो मैंने मेंशन किया है x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा kp1 हो जाएगा। क्लियर, मीनिंग kp मतलब दाब के क्या होता है समानुपाती। ये वाली कंडीशन कब की है मध्यवर्ती की है। तो यहाँ पर तो देखो सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा, तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ना यहाँ पर जो सीधी रेखा में, ये कब का है, ये ग्राफ तब का है जब आपने दाब को क्या ले रखा है निम्न ले रखा है। तो निम्न दाब पर तो सीधी रेखा में क्या आएगा ग्राफ आएगा, क्योंकि समानुपाती हो रहा है किसके दाब के। फिर देखिए मध्यवर्ती अवस्था पर क्या हो रहा है, मध्यवर्ती दाब पर जो x/m है वो समानुपाती होता है दाब के, लेकिन दाब की पावर कितना 1/n, मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा इस टाइप से ग्राफ आएगा। आपकी बार ग्राफ आपकी बार सीधी रेखा में नहीं आएगा, किस टाइप का आएगा हाइपरबोला टाइप का, इस टाइप का ग्राफ आएगा। उसके बाद में देखिए अधिक दाब पर, अगर आप दाब को बहुत ज्यादा अधिक करते हो तो फिर क्या करता है दाब पर निर्भर ही नहीं करता है। तो देखिए इसके बाद में ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई है अधिक दाब वाली, मतलब यहाँ पर आप दाब कितना ही बढ़ा दीजिए दाब पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब अब अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ेगी। और जिस दाब पर मतलब उस वाले दाब के बाद में अगर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ती है ना, जिसको आप क्या बोलते हो संतृप्ति दाब बोलते हो, और संतृप्ति दाब को आप रिप्रेजेंट करते हो PS से। PS का मतलब क्या हो गया सैचुरेशन प्रेशर, मतलब संतृप्ति दाब, मतलब वह दाब है जिसके बाद में अगर आप दाब बढ़ाते हो ना तो अधिशोषक की मात्रा अधिशोषक की सतह पर नहीं बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन है, ये वाली कंडीशन तो है निम्न दाब की, ये मध्यवर्ती दाब की, और ये अधिक दाब की। तो पहले तो समानुपाती था तो सीधे रेखा में आ गया, फिर दाब के दाब की पावर कितनी थी 1/n के, तो ग्राफ इस टाइप का बन गया। और अधिक दाब पर तो निर्भर ही नहीं करता, तो दाब कितना ही बढ़ा दो क्या रहेगा अधिशोषण की मात्रा क्या रहेगी नियत हो जाएगी। और जहां पर आपको दाब बढ़ाने के बाद भी अगर अधिशोषक की मात्रा नहीं बढ़ रही है, अधिशोषक की सतह पर कौन सा दाब बोलते हो संतृप्ति दाब, किसे प्रदर्शित करते हो PS से। तो ये इंपोर्टेंट होता है, इसी को आप बोलते हो फ्राइंडलिक समीकरण भी बोलते हो, ये ध्यान रख लेना। ये दो टोटल जो दाब का प्रभाव है ना जहां पर आपने अधिशोषण समतापी वक्र बनाया है, इसी को आप क्या बोलते हो फ्राइंडलिक समीकरण भी बोलते हो। तो एग्जाम में जब भी या तो फ्राइंडलिक समीकरण के नाम से आएगा, अदरवाइज अधिशोषण समतापी से आएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में ताप का प्रभाव। अब ताप पर आपने पहले ही बोल दिया कि जहां पर भी आपने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ा था, वहां पर आपने क्लियर किया कि तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण तो बढ़ता है, लेकिन तापमान बढ़ाने पर जो भौतिक अधिशोषण क्या होता है कम होता है। तो सेम बात है यहाँ पर, ये देखिए क्या बोल रहा है आपकी बात, अधिशोषक प्लस अधिशोषक, इसी को क्या बोलते हो अधिशोषण बोलते हो। उष्मा प्लस क्या निकलेगी उष्मा, क्योंकि आप बोलकर आए हो अभी आपने उष्मा गतिकी का संबंध देखा था, उसमें एक लाइन बोली थी कि अधिशोषण सदैव एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, मतलब उष्मा क्या होती है मुक्त उष्मा, यहाँ से उष्मा क्या होती है यहाँ से मुक्त होती है। अतः अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है उष्मा क्षेपी होती है, अर्थात इसका विपरीत विशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए उष्माशोषी होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि जो विशोषण और जो आपका अधिशोषण है ना जस्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए अधिशोषण कैसा है उष्माक्षेपी, तो विशोषण कैसा होना चाहिए उष्माशोषी होना चाहिए। अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अतः लासातीले सिद्धांत के अनुसार तापमान बढ़ाने पर विशोषण क्या होता है तीव्र होगा। अधिशोषण की मात्रा भी मैंने बता दिया, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है x/m होती है, जहां पर x का मतलब क्या है अधिशोषक की मात्रा और m का मतलब क्या है अधिशोषक का द्रव्यमान। स्थिर दाब पर यह भी इंपोर्टेंट है, ताप का प्रभाव देख रहे हो तो अब की बार आपको दाब को क्या करना पड़ेगा नियत करना पड़ेगा। तो स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर भौतिक के अंदर तो क्या होती है घट जाती है, लेकिन जब आप बात करोगे रासायनिक के अंदर तो रासायनिक वाला तो क्या होता है ताप के समानुपाती होता है। मतलब अगर रासायनिक अधिशोषण की बात करोगे तो तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण क्या होता है बढ़ता है। ये दोनों ग्राफ बड़े इंपोर्टेंट बनते हैं, एक तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की मात्रा और तापमान के मध्य ग्राफ, और दूसरा वाला रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की मात्रा और तापमान के मध्य ग्राफ। दोनों ग्राफ इंपोर्टेंट है। बात करते हो आप भौतिक अधिशोषण की, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी अधिशोषण की मात्रा का संबंध है तापमान के साथ देखते हो तो आपको दाब को क्या रखना पड़ेगा नियत रखना पड़ेगा, मीनिंग स्थिर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दाब तो क्या कर लिया मैंने स्थिर कर लिया, और अधिशोषण की मात्रा x/m और तापमान के मध्य क्या देख रहा हूँ संबंध देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है आपको। जब भी बात आई भौतिक अधिशोषण तो भौतिक अधिशोषण है
भौतिक अधिशोषण तो तापमान बढ़ाने पर घटता है। तो देखो ग्राफ किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। तो जैसे जैसे अगर आप तापमान बढ़ा रही हो तो जो अधिशोषण की मात्रा वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ध्यान रखना है, रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, आप जैसे जैसे तापमान को बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित तापमान के बाद में अगर आप तापमान बढ़ाते हो ना तो फिर अधिशोषण की मात्रा वापिस से घटने लग जाती है। तो ये इंपोर्टेंट ग्राफ बनती है दोनों की दोनों कि स्थिर दाब पर अगर भौतिक अधिशोषण है तो उसके लिए तो कैसा ग्राफ बनेगा, घटता हुआ ग्राफ बनेगा। लेकिन जब रासायनिक अधिशोषण है तो आपके साथ देख रहे हो अधिशोषण की मात्रा, तो पहले तो क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगी और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक निश्चित तापमान के बाद में फिर अधिशोषण की जो मात्रा है तापमान बढ़ाने के साथ क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो ये दोनों ग्राफ इंपोर्टेंट है, भौतिक के लिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा और रासायनिक अधिशोषण के लिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट वाला कारक है अधिशोषण का सक्रियण, मतलब जो भी अधिशोषक आप यूज कर रहे हो जिसकी सतह पर अधिशोष्य को आप एकत्रित कर रहे हो उसका सक्रियण कैसे कर सकते हो, मतलब उसकी मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि कैसे कर सकते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। मतलब अधिशोषक का सक्रियण का मतलब क्या होता है कि कोई भी अधिशोषक है ना उसकी अधिशोषण करने की अगर आप कैपेसिटी क्षमता में वृद्धि कर देते हो उसी को क्या बोलते हो, अधिशोषक का सक्रियण बोलते हो। अब आप अधिशोषक का सक्रियण कौन कौन सी विधियों से कर सकते हो, ठोस धात्विक अधिशोषकों को यांत्रिक विधियों के द्वारा खुरदरा बनाकर, तो जब भी आप किसी भी ठोस को खुरदरा बना दोगे ना तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। दूसरा वाला देखिए, बड़े दानेदार अधिशोषक को और अधिक बारीक पीसकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर, मतलब जो भी आपके पास ठोस है दानेदार उसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, बारीक पीसकर उसका चूर्ण बना लो, पाउडर में बना लो। तो जब भी चूर्ण बन जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तीसरा, पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर, मतलब मान लीजिए कोई अधिशोषक है उसके ऊपर पहले से कुछ अशुद्धियां अगर मान लीजिए अधिशोषित हो रखी है तो उन वाली अशुद्धियों को हटा दो। जब वो वाली अशुद्धियां हट जाएगी तो वापिस से सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। एक उदाहरण दे रखा है इसका, जब कार्बन का मतलब क्या हो गया, चारकोल है वो किसका बना होता है, कार्बन का। तो कार्बन का मतलब क्या है, चारकोल से। तो जब चारकोल को निर्वात में अति तप्त भाप द्वारा, मतलब बहुत ही ज्यादा तापमान की स्टीम या भाप के द्वारा गर्म करते हैं तो उस पर से अधिशोषित अशुद्धियां के रूप में कौन हो सकता है, नमी हो सकती है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ये क्या होता है, हट जाती है और इस प्रकार प्राप्त चारकोल या कार्बन को क्या कहते हो आप, सक्रिय चारकोल कहलाता है। तो सक्रिय चारकोल का मतलब क्या है, चारकोल को आप निर्वात में रख दीजिए और तापमान अधिक कर दीजिए तो उस चारकोल पर जो अधिशोषित अशुद्धियां जैसे नमी और हाइड्रोकार्बन है वो क्या होती है, हट जाती है और इस प्रकार जो प्राप्त चारकोल क्या कहलाता है, सक्रिय चारकोल कहलाता है या सक्रिय चारकोल कहलाता है। बनाते कैसे हो, निर्वात में रखना है और बहुत अधिक तापमान पर रखना है, उससे क्या हो जाएगा, जो भी अशुद्धियां है ना उसकी सतह पर अधिशोषित हो रखी है वो हट जाती है और इस प्रकार के चारकोल को क्या बोलते हो, सक्रिय चारकोल बोलते हो। लास्ट पॉइंट है ये अधिशोषण का, अधिशोषण के अनुप्रयोग, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ा है ना आपने अधिशोषण, इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है। तो यहाँ पर कौन कौन से उपयोग आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैस मास्क में, मतलब अधिशोषण की प्रक्रिया का जो सिद्धांत आप किसमें उपयोग लेते हो, गैस मास्क में। तो देखिए सक्रिय चारकोल का गैस मास्क में उपयोग किया जाता है, ये अभी आपको मैंने बता दिया कि सक्रिय चारकोल क्या होता है। तो जो सक्रिय चारकोल है ना, मतलब ऐसा चारकोल जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि अधिशोषित नहीं है उसी को क्या बोलते हो, सक्रिय चारकोल। प्राप्त कैसे करते हो, इसको निर्वात में रख दीजिए, अधिक तापमान पर रख दीजिए तो जो भी अशुद्धियां अधिशोषित हो रखी है चारकोल की सतह पर वो क्या होती है, हट जाती है, उसी को क्या बोलते हो, सक्रिय चारकोल। तो जो भी गैस मास्क है उसमें किसका उपयोग करते हो, पहली बात तो आप सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हो। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि चारकोल क्या करता है, गैसों का अधिशोषण करता है। तो ये क्या बोल रहा है कि सक्रिय चारकोल के अंदर सक्रिय चारकोल का गैस मास्क में उपयोग किया जाता है। जो वायु में उपस्थित जहरीली
तथा हानिकारक गैसें कौन कौन सी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और मीथेन गैस हो गया। तो जो भी वायु में उपस्थित हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में मीथेन, इनका क्या कर लेगा, अधिशोषण कर लेगा। और जब इनका अधिशोषण कर लेगा तो जब भी अपन सांस लेंगे या फिर ब्रीथिंग करेंगे तो केवल शुद्ध वायु है वही हमारे शरीर में या फेफड़ों में प्रवेश करेगी। जो हानिकारक गैसें हैं उनका अधिशोषण पहले ही किसने कर लिया, गैस मास्क में उपस्थित चारकोल ने क्या कर लिया, उनका अधिशोषण कर लिया। उदाहरण, जो भी लोग, जो भी ह्यूमन बींग्स अगर वो कोयलों की खानों में काम करते हैं तो वहां पर गैस मास्क का उपयोग किया जाता है। और गैस मास्क का उपयोग करने के पीछे रीजन यही है क्योंकि वहां से कोयलों की खानों से जो हानिकारक गैसें निकलती है वो तो सक्रिय चारकोल की सतह पर क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। और केवल जो शुद्ध वायु है वो मनुष्य के शरीर में या फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो यही है, कौन सा वाला, गैस मास्क वाला। दूसरा उपयोग देखिए कौन सा, कपड़ों की रंगाई में। बस आपको यहां से एक ही शब्द ध्यान रखना है कि कपड़ों की रंगाई में किसका उपयोग करते हैं, तो फिटकरी, बस इतना सा ध्यान रखना है। मतलब जो भी एलम होता है या फिटकरी होता है इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, कपड़ों की रंगाई में करते हैं। और ये भी कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण के सिद्धांत पर। तो सेकंड वाली एप्लीकेशन में एक लाइन ध्यान रखने की, कपड़ों की रंगाई में फिटकरी या फिर एलम का उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, नमी हटाने में, इसका तो आपने पहले उदाहरण से मैंने समझा दिया। नमी हटाने में किसका उपयोग करती है, सिलिका जेल का उपयोग करती है। तो देखो यही बोला है कि सिलिका जेल है, इसका उपयोग वायु से नमी को अधिशोषित करने में उपयोगी होता है। और इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हो कि जो भी वातावरण या वायु में नमी आप उसको हटा सकते हो। तो कंप्लीट रूप से आपको पहली वाली एप्लीकेशन याद रखनी है। दूसरी के अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि कपड़ों की रंगाई में फिटकरी या एलम का उपयोग किया जाता है। और नमी को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हो, आप सिलिका जेल का उपयोग करते हो। नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन देखिए, रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में। अब देखो रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में देखिए, जिसमें क्या बोल रखा है, शर्करा है, खाद्य तेल है, अनेक कार्बनिक विलयन है, इनमें क्या होती है, रंगीन अशुद्धियां। और मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया था कि जब भी आपको रंगीन अशुद्धियां दूर करनी हो या मतलब विलयन को रंगीन से रंगहीन बनाना हो तो किसका उपयोग करते हो, जानता हो, चारकोल का। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको रंगीन अशुद्धियां दूर करनी होती है तो आप किसका उपयोग करते हो, जानता हो, चारकोल। चारकोल भी कौन सा होगा, चारकोल नॉर्मल वाला नहीं होगा, ये वाला चारकोल कौन सा है, जंतु चारकोल बोल दीजिए, अदरवाइज जानता हूं चारकोल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एक ही लाइन ध्यान रखेंगे इस वाली एप्लीकेशन का भी, क्या कि रंगीन अशुद्धियों को विलयन से दूर करने के लिए जानता हूं चारकोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन देखिए, विषमांगी उत्प्रेरण में। तो ये तो आप पहले से जानते हो कि निकल, प्लेटिनम और पैलिडियम के साथ जब भी आप हाइड्रोजनीकरण करवाते हो तो ये सारी प्रोसेस कौन सी होती है, विषमांगी उत्प्रेरण होता है। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रक्रम होता है जिसके अंदर अभिकारक उत्पाद और जो आपने लिया है कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, इन तीनों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती है। अगर तीनों की भौतिक अवस्था एक समान हो जाती है तो उसको बोलते हो आप सममांगी उत्प्रेरण। तीनों की अवस्था अगर अलग अलग होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, विषमांगी बोलते हो। तो विषमांगी का मतलब यही ध्यान रखना है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती तो कौन सा हो जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण हो जाता है। अब ये अपन पी ब्लॉक में डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी के लिए ध्यान रख लेना। अमोनिया की निर्माण की कौन सी विधि होती है, हेबर विधि, जिसमें कौन सी उत्प्रेरक का उपयोग करते हो, आयरन का। संपर्क विधि होती है जिसके द्वारा आप निर्माण करते हो सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्लियर है। और इसके अंदर आप कौन सा उत्प्रेरक का यूज करते हो, प्लेटिनम का यूज करते हो। और जब बात आती है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, तो मतलब देसी वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाने की विधि, उसके अंदर आप क्या करते हो, किसका उपयोग करते हो, निकल का। तो जितने भी ये प्रोसेस बोले ना तीनों की तीनों, ये किस पर आधारित है, अधिशोषण पर आधारित है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि जिसमें आयरन का उपयोग करते हो, H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि जिसमें प्लेटिनम का उपयोग करते हो, और तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए आप किसका उपयोग करते हो, निकल का। तीनों के तीनों कौन से प्रक्रम है, विषमांगी उत्प्रेरण है, और कौन से सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, आयन विनिमय रेजिन या जल के विलवणीकरण में। तो सीधा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको बस कठोर जल को क्या कर सकते हो, मृदु बना सकते हो, और कठोर जल को मृदु जल में बदलने की प्रक्रिया भी कौन से सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण पर आधारित है। नेक्स्ट वाला बोल रखा है उच्च निर्वात उत्पन्न करने पर, निर्यात नहीं, ये वाला कौन सा, निर्वात, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। तो अभी आपको पता है कि निर्वात कब होगा, जब गैस नहीं होगी, और गैस का अधिशोषण कौन करता है, चारकोल करता है। तो जब भी आपको हाई वैक्यूम या फिर उच्च निर्वात उत्पन्न करना हो तो किसका उपयोग करोगे, चारकोल का। तो यही बोला कि चारकोल के द्वारा द्रवित वायु से वायु का अधिशोषण पात्र में उच्च निर्वात उत्पन्न करने में उपयोगी होता है। ये विधि उच्च निर्वातित दीवार
फ्लास्कों में द्रव वायु या हाइड्रोजन के संग्रहण में प्रयुक्त होती है। कुल मिलाकर आपको इसमें एक ही लाइन ध्यान रखनी है कि चारकोल के द्वारा वायु से गैसों का अधिशोषण करके उच्च निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है। लास्ट वाला एप्लीकेशन देखिए, लास्ट ये गुणात्मक विश्लेषण में केवल एक ही लाइन ध्यान रखनी है गुणात्मक विश्लेषण में कि जो लेख परीक्षण है ना उसमें किसका किया जाता है, एल्यूमिनियम प्लस 3 का। बस एक ही लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एल्यूमिनियम प्लस 3 का जो लेख परीक्षण है ना वो किस पर आधारित होता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो ये हो गई इनकी एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। मैंने बता दिया कौन सा अनुप्रयोग आपको टोटल याद करना है, गैस मास्क वाला पूरा याद करना है। कपड़ों की रंगाई में एक ध्यान रखना है कि फिटकरी का उपयोग किया जाता है। नमी को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। रंगीन अशुद्धियों मतलब विलयन को रंगीन से रंगीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हो, जानते हो, चारकोल का उपयोग करते हो। और विषमांग की उत्प्रेरण के अंदर ध्यान रखना अमोनिया की अभ्र विधि में आयरन का उत्प्रेरक का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में प्लेटिनम का उपयोग होता है और तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल का उपयोग करता है। तो ये भी किसके सिद्धांत पर आधारित होती है, अधिशोषण के सिद्धांत पर। आयन विनिमय के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि कठोर जल को क्या कर सकते हो, मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हो। उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करोगे, चारकोल को। चारकोल क्या करेगा, वायु से गैसों का क्या करेगा, अधिशोषण कर लेगा। तो क्या बना सकते हो आप, उच्च निर्वात उत्पन्न कर सकते हो। और लास्ट वाले में एक ही बात ध्यान रखनी कि गुणात्मक विश्लेषण की जब भी बात आती है ना तो गुणात्मक विश्लेषण किसका करते हो आप, एल्यूमिनियम प्लस 3 का करते हो। तो मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3 का जो लेख परीक्षण है वो गुणात्मक विश्लेषण का उदाहरण है। और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, आपके अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये तो पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला वाला भाग होता है अधिशोषण जिसको अपने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा वाला भाग अपन डिटेल में पढ़ेंगे कोलोइड। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।